इसमें हमने देखा कि स्वर हमारे 13 होते हैं और व्यंजन हमारे 52 होते हैं। तो ये मानक हिंदी वर्णमाला की हम बात कर रहे हैं। अब टोटल हम स्वर और व्यंजनों के बारे में देखते हैं। अब देखिए स्वर की हमने बात की है तो स्वर कितने होते हैं, अभी हमने 13 पढ़ा। तो इन 13 स्वरों में हमारे क्या क्या हो जाएंगे, तो वो छोटा आ हो जाएगा, बड़ा अ हो जाएगा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ, अंग, आह, ये हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे 13 स्वर हो जाएंगे। ये मानक हिंदी के अनुसार हैं। अब बात करते हैं व्यंजनों के बारे में। तो देखिए व्यंजन हमारे कितने हो जाएंगे, वो हमारे, ठीक है, तो का वर्ग में कौन कौन से आएंगे, सिंपली पूछता है ये, का, खा, गा, घा, अंगा। फिर चा वर्ग हो जाएगा, चा, छा, जा, झा, इया। फिर टा वर्ग हो जाएगा, इसी प्रकार से टा वर्ग के सारे लिख लेंगे हम। ठीक है, फिर ये हमारा टा के बाद फिर ता वर्ग आ जाएगा। ता वर्ग में ता था दा धा ना आता है। पा वर्ग में पा फा बा भा मा आता है। और अंतस्थ होते हैं, ये अंतस्थ होते हैं। ठीक है, अंतस्थ होते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं, या, र, ल, वा। ठीक है, और ऊष्म होते हैं हमारे, ये भी 4 होते हैं। तो श, श, श और हा। ठीक है, तो इनका आप क्रम याद रखिएगा। पहले शलजम वाला शाह होता है, फिर षटकोण वाला शाह होता है, फिर छोटा शाह होता है, फिर हा होता है। ये क्रम भी कभी कभी पूछता है। ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। इसके अलावा संयुक्त व्यंजन भी होते हैं जो 4 होते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं, तो ये छा हो जाएगा, त्रा हो जाएगा, ज्ञा हो जाएगा और श्रा हो जाएगा। ठीक है, और इन संयुक्त व्यंजनों को पूछता है कि छा किस वर्ण से मिलके बना होता है, तो वो भी हम जान लेते हैं। छा जो है वो किससे मिलके बनता है, तो ये हमारा का और शा से बनता है। तो ये का क्या हो जाएगा, ये हा आधी हो जाएगी, इसलिए इसमें हलंत लगा देते हैं। तो ये का और शा के मेल से बनता है। बात करते हैं त्रा की, तो ये त और रा के मेल से बनता है। हलंत देखिए पहले वाले वर्ण में सबका रहेगा। अब ये हम ज्ञा की बात करते हैं, तो ये ज और ञा से मिलके बनता है। अब हम श्रा की बात करते हैं, तो ये किससे बनता है, तो ये श और रा से मिलके बनता है। इसी प्रकार से हम इन सबको देख लेते हैं। अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि जो है कौन से किस तरीके से क्या होते हैं। बाकी हम अभी बताएंगे कि कौन से उच्चारण स्थान कौन कौन से मुंह से निकलते हैं, या हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, ये हम सभी अभी आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, हमने जान लिया कि कौन से वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं। संयुक्त व्यंजन भी पढ़ लिया, अंतस्थ भी पढ़ लिया, ऊष्म भी पढ़ लिया। अब बात करते हैं अरबी और फारसी की, जो विदेशी ध्वनियों के बारे में बात करते हैं। तो वो कौन सी होती हैं, तो ये होते हैं आ हो गया, का हो गया, या गा हो गया। देखिए जिनके यहाँ पे नुक्ता लगा होता है, जैसे ज हो गया, तो ये हम विदेशी ध्वनियों की, विदेशी ध्वनियाँ इनको कहते हैं। इनको नुक्ता कहते हैं जो यहाँ पे लगे रहते हैं। ठीक है, तो नुक्ता लगाते थे तो ये विदेशी ध्वनियाँ हो गई। ऐसे ही अगर हम अंग्रेजी ध्वनियों की बात करें, तो अंग्रेजी ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, जिनमें ऐसे करके चंद्र बिंदी लगी होती है, वो हमारी विदेशी ध्वनियाँ होती हैं। अगला देखते हैं कि हम किस तरीके के वर्ण की बात करते हैं। अब हम स्वरों के बारे में बात करते हैं। ये तो हमने जान लिया मोटा मोटी कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं ये जो स्वर होते हैं। ठीक है, तो ये इनका जो उच्चारण स्थान है, ये किस किस प्रकार से इनका होता है। तो देखिए पहला हम मात्रा के आधार पर अगर हम बात करते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और प्लुत स्वर होता है। ठीक है, दीर्घ होता है और प्लुत स्वर होता है। तो ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं हमारे, जैसे छोटा आ हो गया, छोटी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया। दीर्घ में हमारे कौन कौन से आएंगे, तो बड़ा आ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, ए हो जाएगा, आए, ओ, आओ, और ये जो हमने इंग्लिश वाला बोला था ये वाला हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्लुत स्वर की। ठीक है, प्लुत स्वर की बात करते हैं, तो ये 3 इन मात्राओं का, जैसे देखिए अगर बात करते हैं ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, यानी एक मात्रा का समय लगता है, तो वो ह्रस्व होते हैं। दीर्घ मात्रा में क्या होता है कि ह्रस्व से अधिक लगता है, यानी 2 मात्रा का समय लगता है, तो उसे हम
दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुत की बात करते हैं कि जिसके जो उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है, यानी पुकारने में इसका जो यूज़ होता है मोस्टली वो किस में करते हैं, तो वो नाटक के संवादों में इनका प्रयोग करते हैं। जैसे करते हैं र हो गया या राम हो गया, है ना, इस तरीके से रहता है, तो ऐसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं जीभ के आधार पे कौन कौन से होते हैं। तो जीभ के आधार पे हमारे होते हैं 3 होते हैं, ये भी कौन कौन से होता है, अग्र होता है, मध्य होता है और पश्च स्वर होता है। अग्र स्वर में कौन कौन से आएंगे, तो वो ई हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, ए हो जाएगा और आई हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम मध्य स्वर की। मध्य स्वर में हमारा कौन कौन सा हो जाएगा, तो ये जीभ के मध्य भाग का काम करता है, तो मध्य स्वर में सिर्फ छोटा आ आता है, बहुत ही सिंपल है। अगला बात करते हैं हम पश्च स्वर में कौन कौन सा आ जाता है। तो पश्च स्वर में हमारा जितने भी बचे वो सारे आ जाते हैं, यानी बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ओ, आओ और इंग्लिश वाला ओ। ठीक है, अब हम बात करते हैं मुख द्वार से, यानी मुख विवर के खुलने के आधार पर कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, एक तो विवृत होता है, अर्धविवृत होता है, अर्धसंवृत होता है और संवृत होता है। ठीक है, तो देखिए विवृत क्या होता है, आपको मैं मोस्टली बता देती हूँ, आप थ्योरी पे ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। विवृत क्या होते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार जो है वो पूरा खुलता है, जैसे आ, तो ये विवृत में आ गया। ठीक है, जिसमें पूरा खुलता है, विवृत यानी पूरा खुल गया, तो ये बड़ा आ जो आ हो जाएगा। अब आ विवृत की बात करते हैं, तो जिसके उच्चारण में क्या होता है कि आधा मुंह खुलता है, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे, तो छोटा आ हो जाएगा, ए हो जाएगा, आओ हो जाएगा और ओ हो जाएगा। ठीक है, आप बोल के भी देखिएगा, अ, आए, ओ, आओ, है ना, तो ये आधा मुंह खुलता है। अब अर्ध संवृत की बात करते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में क्या होता है, मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए, ओ, ये रहते हैं। ठीक है, तो आए हो जाएगा, तो आधा खुलेगा, वो अर्धविवृत हो जाएगा। अब समृत की बात करते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद सा रहता है, तो वो समृत होते हैं। तो इनमें कौन कौन से आते हैं, तो वो छोटी ई आता है, बड़ी ई आता है, ऊ आता है और बड़ा ऊ आता है, ये सारे हमारे समृत में आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं उच्चारण स्थान में, तो वो होठों की स्थिति के आधार पर होता है, जैसे आवृत्तमुखी होता है और वृत्तमुखी होता है। तो आवृत्तमुखी में देखिए क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ जो है वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं। ठीक है, यानी वो वृत्तमुखी भी नहीं होंगे और गोलाकार भी नहीं होंगे। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, तो वो आ आता है, बड़ा आ आता है, छोटी ई आता है, बड़ी ई आता है, ए आता है और आए आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वृत्तमुखी में, तो जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ क्या है वो वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं, जैसे ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ और ओ, आ। ठीक है, तो ये क्या होगा, गोलाकार, इनको बोलते से ही मुंह गोल आकार का हो जाता है, तो इसको हम वृत्तमुखी कहते हैं। तो विवृत की बात कर लेते हैं, तो इसमें क्या आता है, वो बड़ा आ आता है। विवृत होता क्या है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार क्या होता है वो पूरा खुलता है, जैसे आ, तो मुख द्वार पूरा खुल गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम अर्धविवृत की, तो अर्धविवृत क्या होता है कि जैसे विवृत में था पूरा खुलता है, अर्धविवृत में क्या हो जाएगा, वो आधा खुलेगा। तो इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, तो इसमें अ हो जाएगा, अए हो जाएगा, ओ हो जाएगा और ओ हो जाएगा। आओ नहीं होगा, इसमें आ के ऊपर जो चंद्रबिंदी लगती है, चंद्रबिंदी नहीं मतलब इंग्लिश वाला जो आपको बताया था, ये हो जाएगा। अगला है अर्धसंवृत, तो अर्धसंवृत में क्या हो जाएगा, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा और ओ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम समृत के बारे में, तो समृत क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद सा रहता है, जिसमें ई ऊ हो जाएगा। आप बोल के देख सकते हैं, आपको बहुत ही ईजी तरीके से ये आ जाएगा। अब हम बात करते हैं होठों की स्थिति के आधार पर, तो इसमें पहला कौन सा आता है, ये आवृत्तमुखी होता है। वृत्तमुखी यानी वृत्त यानी गोल की तरह मुंह बन जाएगा, गोल गोल, यानी जिन मतलब जो स्वर हैं उनके उच्चारण में क्या होता है, वो
मुंह जो है वो वृत्तमुखी यानी गोलाकार जो है वो नहीं होता है। आवृत्तमुखी बोला है इसमें, तो आ हो जाएगा यानी अ इ ए आई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा वृत्तमुखी में जो आवृत्तमुखी है इसमें गोलाकार नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं वृत्तमुखी की। ऑब्वियस सी मतलब जाहिर सी बात है कि इसमें वृत्तमुखी यानी गोलाकार आकृति मुंह की हो जाएगी। तो कौन कौन से हो जाएंगे? उ ऊ ओ आओ और अ हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अंग्रेजी वाला। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। निरनुनासिक आ जाएगा इसमें। ये किसका टाइप होता है? तो ये हमारा होता है हवा हवा के नाक व मुंह के निकलने के आधार पर होता है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? ये हमारा हो जाएगा आ ई, और इसके अलावा भी कई सारे आ जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अनुनासिक की। तो अनुनासिक में कौन कौन से आएगी? तो ये जिन स्वरों के उच्चारण में हवा क्या है वो मतलब मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, यानी चंद्रबिंदी वाले। ठीक है, ऐसे वाले। ठीक है, अगला देखते हैं घोष के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो घोष क्या होता है? इस घोष का अर्थ होता है श्वास या कंपन। तो जो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, यानी कंपन के द्वारा जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं उन्हीं को हम सघोष कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि प्राण के आधार पर क्या होता है। तो प्राण के आधार पर भी, प्राण यानी हवा, तो प्राण के आधार पर भी अगर हम ध्वनि की मतलब स्वर की बात हो रही है, भी स्वर की बात करते हैं, तो देखिए पहली बात तो आप ऐसे ही जान लीजिए कि स्वर जो भी होते हैं वो सघोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, सिंपली आपसे पूछता है स्वर क्या होते हैं, तो वो सारे ही स्वर क्या होते हैं? वो सघोष भी होते हैं और अल्प प्राण भी होते हैं। बस ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, बाकी कुछ भी मत याद रखिए। ठीक है, अब बात करते हैं व्यंजन के बारे में। ठीक है, तो व्यंजन के बारे में बात करते हैं तो व्यंजन टोटली देखिए, वैसे अगर हम मानक हिंदी की बात कर रहे थे तो मानक हिंदी की में हमने आपको देखा था कि स्वर कितने थे? वो 35 थे। अब वो 35 कैसे बनते? वैसे तो 33 संख्या आपने पढ़ी होगी, 33 ही होते हैं, लेकिन ये जो द्विगुण व्यंजन होते हैं ये वाले, इन दोनों को भी ऐड कर देते हैं तो हमारी संख्या कितनी हो जाती है? वो 35 हो जाती है। तो कभी कभी पूछ लेता है तो आप इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं व्यंजनों की जो है वर्गीकरण के बारे में। तो पहला हमारा क्या है? स्पर्श व्यंजन की हम बात करते हैं। तो स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं तो देखिए जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकले या फिर मुंह के स्थानों से निकले, जैसा कि मैंने आपको जो मेरा 2 मिनट का वीडियो बना हुआ है उसमें मैंने आपको बताया था कि कहाँ कहाँ से हवा जो है वो निकलती है। जैसे कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ हो गया, इस प्रकार से जो निकलती है उन्हीं को हम बोलते हैं। बाकी वर्ग से होता है, का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया और टा वर्ग हो गया, मूर्धन्य हो गया, है ना, ये भी सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए ये स्पर्श हमारे व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे इसमें बात करते हैं। तो देखिए हमारा जो का वर्ग है मैंने आपको बताया था उसमें, तो देखिए का वर्ग हो गया, ये हमारा किसे? ये कंठ से। का वर्ग की जो सारी ध्वनियाँ होती हैं कंठ से निकलती हैं। ऐसे ही जो चा वर्ग की ध्वनियाँ हैं होती हैं ये किससे? तालु से होती है, जिसको हम तालव्य बोलते हैं। इसी प्रकार से मूर्धन्य यानी जो टा वर्ग की होती हैं ये मूर्धा से मूर्धन्य होती हैं। मूर्धा यानी मुंह के भीतर के ऊपरी छत का भाग। ये मैंने आपको 2 मिनट वाले वीडियो में विद फिगर बताया हुआ है, आप एक बार उसको देख लीजिएगा। आपको सारी ये जो मैं कंठ, तालव्य और मूर्धा बोल रही हूँ ना, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा विद फिगर। ठीक है, नेक्स्ट ये दंत की बात करते हैं। धातु, ये ता वर्ग जो होता है ये दंत का है। ठीक है, दंत का है। और जो ओष्ठ ध्वनियाँ हैं ये पाफा बाभा माँ है। ठीक है, यानी ओष्ठ ओष्ठ वाली जो ध्वनियाँ हैं, ठीक है, पा वर्ग की जो ध्वनियाँ हैं। अब बात करते हैं कि कुछ विद्वानों ने क्या माना है कि चा वर्ग को स्पर्श संघर्षी मानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि स्पर्श संघर्षी किसको मानते हैं? तो चा वर्ग को मानते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि घोष के आधार पर मैंने आपको बताया था, तो घोष के आधार पर भी होते हैं जो वर्णों का अगर हम बात करें तो देखिए ऐसे आप लिख लीजिए घोष के आधार पर। जैसे अघोष होता है, मैं आ और शा लिखूंगी, आप समझिए। अघोष होता है सघोष, शघोष, शघोष। ठीक है, का, खा, गा, घा और ये अंगा। ठीक है, ऐसे आप याद रखिएगा। तो ऐसे याद रखिए कि जो पहला और दूसरा वर्ण होता है जो भी सारे जाएंगे का वर्ग, चा वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, है ना, और पा वर्ग, तो जो भी सारे ये आएंगे पहला और दूसरा वर्ग, ये दोनों अघोष अघोष होते हैं, बाकी हमारे सघोष सघोष होंगे। ये आपका एक ट्रिक तरीके से मान लीजिए, आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया हमारा सघोष। अब हम बात करते हैं अल्पप्राण और महाप्राण के हिसाब से। तो ऐसे याद करिए, पहला अल्प, महा,
अल्प, महा, अल्प। ठीक है, ऐसे 5 ही होते ही हैं। तो पहला अल्प से आएगा, अल्प, महा, अल्प, महा, अल्प। का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, इस तरीके से आप याद करेंगे। ये सारे हमारे वर्ग हो गए। सिंपली आप याद रखिए। पहला और दूसरा, पहला वाला हमारा क्या था? अघोष था, घोष था, बाकी तीनों सघोष थे। ठीक है, पहला वाला हमारा क्या था? अल्प, महा, अल्प, महा, अल्प। ठीक है, ऐसे आप याद करिए, बिल्कुल सिंपली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। ना याद हो रहा हो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं और भी इजी तरीके से आपको बता दूंगी। ठीक है, अगला देखते हैं। ये तो हो गया घोष, अघोष के आधार पे हो गया, प्राण के आधार पे भी हमने बता दिया। अब हमारा क्या बचा? तो अब पूछते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो जो अंतस्थ क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच में होता है, यानी क्या था ये हमारा? पहले हमारा क्या था? ये उसके स्थान पर था, जैसे जो हम कंठ स्वर और इन सब के उससे बोल रहे थे। नीचे हमारा क्या था? वो हमारे अंतस्थ व्यंजन, यानी हमारे बीच में है ये, है ना। इसके बाद हमारे संयुक्त व्यंजन आते हैं, यानी ये संयुक्त व्यंजन आते हैं हमारे, और यहाँ आते हैं अंतस्थ। इसलिए इनको बोलते हैं क्योंकि ये बीच में है। ठीक है, अब बात करते हैं ऊष्म व्यंजक की। ऊष्म व्यंजन में हमारे क्या क्या थे? तो वो शा, शा, हा, ये 4 मैंने आपको बताए थे, ये हमारे ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं उच्छिप्त की। ये मैंने आपको बता ही दिया, ये होते हैं। ठीक है, अब लगभग मैंने आपको सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट करा दी हैं। कुछ चीज़ें बची हैं जो इसमें बची हैं। हाँ, एक पूछता है अयोगवाह। तो अयोगवाह क्या होते हैं? तो अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। अनुस्वार और विसर्ग क्या होते हैं? ये हमारे अयोगवाह होते हैं। इसके अलावा क्या होता है? नुक्ता भी मैंने आपको बता दिया, जो वर्ण के नीचे लगाते हैं उसको नुक्ता कहते हैं। आगत ध्वनि भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, ये इस तरीके से जिसमें लगाते हैं। बाकी की चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें हो गई। अब बाकी के जो भी चीज़ें इसमें रह गई हैं वो मैं आपको जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी तब मैं आपको करा दूंगी, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं या जो भी जिस तरीके से आपको वर्ण निकालना है आप नहीं समझ पाए। हाँ, जैसे एक पूछता है अर्ध स्वर, बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछता है कि इनमें से अर्ध स्वर ध्वनियाँ कौन सी? तो या और वा अर्ध स्वर हैं। और पूछता है कि रा, तो वो लुंठित है, ऐसे आप रखिए लुंठित रा। और ला का स्थान कौन सा है? तो वो पार्श्विक हो जाएगा। ठीक है, पार्श्विक क्या होता है? जीभ के जो पार्श्व बगल से निकल जाए। ठीक है, जिसका उच्चारण जो है जीभ के पार्श्व बगल से निकल जाए उसको हम पार्श्विक कहते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इससे बाहर आपके कहीं क्वेश्चन नहीं जाएंगे। अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा